नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा गंगवार, प्रोफेसर कॉमर्स की इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस में पोस्टेड हूँ और साथ ही साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का हेड भी मैं कर रही हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिडक्शंस की, एग्जम्पशंस की और रिबेट की। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी अभी बजट आया है और बजट में बहुत अच्छी जानकारी इस हमारे वित्त मंत्री ने दी है कि जो बजट है उसमें 12 लाख रुपए तक का टैक्स नहीं लगना है। तो इससे आम जनता के आम आदमी के दिमाग में बहुत अच्छी खुशियाँ लहर दौड़ गई है। और साथ ही साथ उसमें कितने सारे डिडक्शंस मिलने वाले हैं, वो डिडक्शंस क्या होते हैं, आज उसकी हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। तो जो डिडक्शंस होते हैं, डिडक्शंस हर किसी को डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है और हम कॉमर्स के स्टूडेंट को ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से डिडक्शंस होते हैं जो हम डेली उसमें जब हम ईयरली हम अपना इनकम टैक्स भरते हैं तो इनकम टैक्स में हम वो डिडक्शन पे करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, जिससे कि हमारा जो टैक्स आता है वो टैक्स कम हो जाए। इसी तरीके से एग्जम्पशंस की हम बात करते हैं। एग्जम्पशन का मतलब कि इस तरह की छूटें हमें मिलनी चाहिए या इस तरह की छूट हमें मिलती है जो हमें आयकर अथॉरिटी हमें देती है, जिससे कि हमारे जो टैक्स है वो कम हो जाता है। रिबेट रिबेट होता है। रिबेट में अगर हमने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया हो तो हम उस कंडीशन में कुछ रिबेट रिलीफ ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ आज आप लोग सीखने वाले हैं। दूसरा, इससे ये जो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में ये 4th यूनिट में डिडक्शंस आ रहा है। इसके पहले आप कई तरह की इनकम पढ़ चुके हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड गेन, और इसके अलावा जो इन सब में नहीं आता है उसको हम अदर सोर्सेज की इनकम में इन्वॉल्व करते हैं। तो किसी भी पर्सन की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिकली 5 हेड्स में काम करना होता है। सबसे पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन या बिजनेस, चौथा हेड होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और पांचवा जो हेड होता है जो इन चारों में नहीं आता है वो कहलाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है, ये अदर सोर्सेज जब कोई पर्सन है सैलरी भी उसको मिल रही है और साथ साथ में वो और अदर इनकम भी वो ले रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अपना टोटल लगाना शुरू करेगा। अब ये जब ये हमारा टोटल कुल आय हम ज्ञात कर लेते हैं, तो इस कुल आय में कौन कौन से डिडक्शंस मिलने चाहिए जिससे कि आयकर की दृष्टि से आय कम हो और उस पर हम टैक्स लगा पाए। तो डिडक्शन का यहाँ पर हमें मतलब समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से डिडक्शन है। डिडक्शन का एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि आपने टोटल आय आपने कैलकुलेट करी, जिसमें अभी हमने 5 हेड्स अभी काउंट किए थे। अब इस 5 हेड्स जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो जब ये पाँचों हेड्स से हम टोटल आय कैलकुलेट कर लेते हैं, कुल आय इसमें निकाल लेते हैं, तो कुल आय में हमें कटौतियाँ आवश्यक होती हैं। अगर हमने कहीं पर इन्वेस्ट करके रखा है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होना चाहिए, जिससे कि हम इन्वेस्टमेंट भी कर लें और साथ ही साथ हमें जो टैक्स का अमाउंट है वो टैक्स का अमाउंट हमें कम भी पे करना पड़े। तो आज हम इन्हीं डिडक्शंस की बात करेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे कि आप अभी हमने बात करी थी कि वित्त मंत्री ने टैक्स के बारे में आज बताया है कि कितने पर टैक्स लगेगा और कितने पर टैक्स नहीं लगेगा। तो दो चीज़ें हैं, एक जो टैक्स आजकल लगता है पुरानी कर प्रणाली से लगता है और नवीन कर प्रणाली से लगता है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हमें सरकार ने, हमें टैक्स अथॉरिटी ने ये सुविधा दी है कि हम अपना टैक्स इन दोनों में से किसी एक पे चॉइस कर सकते हैं कि हम पुरानी कर प्रणाली पर हम अपना टैक्स कैलकुलेट करें या हम नई कर प्रणाली पर अपना टैक्स चॉइस करें। तो जब भी कोई करदाता सबसे पहले जब कर पे करना चाहता है तो उसको एक ऑप्शन आता है कि आप पुरानी कर प्रणाली से टैक्स देना चाहते हैं या नई कर प्रणाली से टैक्स देना चाहते हैं। अब बच्चों, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर हम पुरानी कर प्रणाली से टैक्स देना चाहते हैं तो अभी हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे डिडक्शन इसमें मिलने वाले हैं। लेकिन अगर हम नई कर प्रणाली को चूज करते हैं तो उस कंडीशन में किसी भी प्रकार की कटौती स्वीकार नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देती हूँ कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पे करने पर सरकार ने हमें दो तरह की टैक्स प्रणाली को हमारे सामने रखा है। एक टैक्स प्रणाली जिसको हम पुरानी कर प्रणाली कहते हैं और एक जो सरकार नवीन कर प्रणाली लेकर आई है। अगर हम पुरानी कर प्रणाली का चयन करते हैं तो अभी हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो डिडक्शन में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो डिडक्शंस हमको मिलने वाले हैं जो सभी कटौतियां स्वीकार हैं, जो आपके स्लाइड पे दिखाई दे रहा है।
और अगर हम नवीन कर प्रणाली सेलेक्ट करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं मिलना है। तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, कैसे भी है इसको आपको ध्यान रखना है कि हमने इतना सारा डिडक्शन किया और जब हमने टैक्स पे करने की बारी आई तो हमने नवीन कर प्रणाली सेलेक्ट कर ली और उसमें हम डिडक्शन घटाने लगे। फिर आपको लगेगा कि डिडक्शन तो हमने इतने सारे पड़े हैं और इसमें कोई भी डिडक्शन हमको नहीं मिल रहा है। तो क्या ध्यान रखना है कि हम किस तरीके की कर प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, पुरानी या नई। पुरानी में डिडक्शन मिलना है, नई में कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलना है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा अभी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है? डिडक्शंस, एग्जम्पशंस और रिबेट। डिडक्शंस क्या होते हैं और एग्जम्पशंस क्या होते हैं, रिबेट के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। डिडक्शंस क्या होते हैं और रिबेट क्या होते हैं और उसके बाद एग्जम्पशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ों का भी पार्ट किया है। ये पार्ट है एक डिडक्शंस का और दूसरा जो पार्ट है वो है एग्जम्पशंस का। तो डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन जो होता है वो धारा 80A के अंदर आता है और जो इसकी उपधारा है, उपधारा 1 है। एग्जम्पशन जो दूसरा वर्ड है जिसको हम छूट कहते हैं, जो दूसरा वर्ड है वो जो आएगा वो आपका 80A उसकी सब जो सेक्शन होगा वो 2 में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। 80A और सब सेक्शन 1 के अंदर जो आ रहा है वो डिडक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, 80A और सब सेक्शन 2 के अंदर जो आ रहे हैं वो एग्जम्पशंस आ रहे हैं। अब जो आपका सब सेक्शन 1 है उसके अंदर क्या होता है? निर्धारित, मतलब हम करदाता, करदाता, एसएससी, ये सारे वर्ड हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो आपको डिडक्शन मिलेगा वो 80C से 80U के अंदर मिलेगा। तो ये क्या कहलाएंगे? डिडक्शंस कहलाएंगे। करेक्ट। दूसरा है आपका 80A और सब सेक्शन है इसका 2। इसमें हमें क्या करना होता है? जो एग्जम्पशन होते हैं, एग्जम्पशन को हम कुल राशि में शामिल ही नहीं करते। फिर से आप सुन लीजिए, डिडक्शंस वो होते हैं जो आपकी कुल आय में सम्मिलित हैं और एग्जम्पशंस वो होते हैं जो आपकी कुल आय में सम्मिलित नहीं हैं। आई थिंक बहुत क्लियर हो गया होगा। फिर से आप एक बार सुन लीजिए, क्योंकि जब तक हमें एग्जम्पशंस और डिडक्शन में डिफरेंस पता नहीं चलेगा तब तक हम आगे बात नहीं कर पाएंगे। एक बार मैं आपको और रिपीट कर रही हूँ, डिडक्शंस वो हैं जो हम टोटल इनकम का कैलकुलेशन करने में उसको जोड़ते हैं, वो कहलाएंगे डिडक्शंस। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि जो भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का जीपीएफ कटता है। अब जीपीएफ में राशि हम भी अपनी ट्रांसफ़र करते हैं तो जीपीएफ की राशि कुल आय में शामिल की जाएगी, लेकिन जब हम इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो एज ए डिडक्शन हम जीपीएफ की राशि को उसमें से घटा सकते हैं। तो ये क्या कहलाया? डिडक्शन कहलाया। एग्जम्पशन का मतलब जैसे कृषि आय है, एग्रीकल्चर इनकम, अब एग्रीकल्चर इनकम को हमें शामिल ही नहीं करना है तो वो कुल आय में शामिल नहीं हो रही है, ये क्या कहलाया? एग्जम्पशंस। आई थिंक ये क्लियर हो गया है कि डिडक्शन किसे कह रहे हैं और एग्जम्पशंस किसे कह रहे हैं। दूसरा है, अब हम लोग बात करेंगे डिडक्शंस की। आप हेडिंग देख सकते हैं, डिडक्शन, हिंदी में हम इसको कटौतियां कहते हैं। डिडक्शंस कौन कौन से होते हैं? जो कुल आय में सम्मिलित हैं और उसको हम बाद में घटाना चाहते हैं। तो सबसे पहला डिडक्शन होगा किसी भी ऐसी संपत्ति जिसमें हमने निवेश किया हो और साथ में सरकार ने उसको आइडेंटिफाई किया हो कि इस तरीके के निवेश में जो आपने पैसा डाला है ये हम स्वीकार करेंगे आपके डिडक्शन के लिए। दूसरा, हम सब जानते हैं जीवन बीमा पॉलिसी। जीवन बीमा पॉलिसी में हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, किसी के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी पैसा हम लगाते हैं तो वो पैसा हमारी इनकम का थोड़ा पार्ट प्रीमियम के रूप में जाता है। हम टोटल इनकम में तो हम वो प्रीमियम इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन डिडक्शंस के अंदर वो हम इसमें से क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। तीसरा है ऐसा अस्थगित अनुबंध के संबंध में भुगतान जिसमें हमने वार्षिकी के रूप में प्रीमियम पे किया हो। ये भी एक तरीके का जीवन बीमा पॉलिसी टाइप का ही है कि हम हर साल उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो जो भी वार्षिकी या एन्युटी हम उसका पेमेंट कर रहे हैं वो भी डिडक्शन के रूप में से घटाया जा सकता है। किसी के देय वेतन से कटौती की गई कोई भी राशि, अस्थगित सुरक्षा हेतु सरकारी कर्मचारी की वार्षिकी, भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की भविष्य निधि में योगदान। भविष्य निधि में जैसे अभी हम लोग ने डिस्कशन भी किया था कि जो भविष्य निधि एम्प्लॉय के लिए बनाई जाती है, जिसको जब वो रिटायर होता है उस कंडीशन में उसको सरकार या जो भी उसका एम्प्लॉयर होता है वो पेमेंट करता है। उसमें अगर हम अपना कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी योगदान दे रहे हैं तो टोटल इनकम में वो राशि शामिल होती है, लेकिन साथ ही साथ उसका अमाउंट डिडक्शन के अंदर भी इन्वॉल्व किया जाता है, यानी कि इसमें इसको छूट मिलती है।
अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि में योगदान, सुकन्या समृद्धि खाते में भुगतान या जमा की गई कोई राशि, ये सब आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम डिडक्शन की बात करते हैं तो डिडक्शन हमको बताना मालूम होना चाहिए, और साथ ही साथ आप पेरेंट्स को भी बता सकते हैं कि आपकी इनकम इतनी आ रही है, इस इनकम में कौन कौन सी डिडक्शन या कहाँ पर हम पैसा इन्वेस्ट करें जिससे कि हमें डिडक्शन मिल सके। सुकन्या समृद्धि खाते में भुगतान, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की 8वीं की सदस्यता, यूनिट लिंक बीमा योजना 1971 में योगदान, एलआईसी का म्यूचुअल फंड की यूनिट लिंक बीमा योजना में योगदान, ये सारे के सारे हैं जिसमें डिडक्शन मिलता है। तो ये बहुत सारे ऐसे हैं, हम लोग काफ़ी सारे की बात करेंगे। कुछ जो जनरली आम आदमी को समझ में आता है कि अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें तो ये डिडक्शन हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी अभी हम डिडक्शंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिडक्शंस बहुत सारे हैं, एग्जम्पशंस कुछ हैं जो आप लोग एक चैप्टर में पढ़ भी चुके हो, जो फर्स्ट यूनिट आपका है इस सिलेबस का। फर्स्ट यूनिट में एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स करके एक चैप्टर दिया गया है, उसमें बहुत सारे एग्जम्पशंस दिए हुए हैं। तो अभी हम लोग डिडक्शंस की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम एग्जम्पशंस की बात करेंगे। फिर इसमें एलआईसी की अनुमति वार्षिक योजना, अभी हम लोग ने बात करी। जीवन बीमा की बहुत सारी योजना आती हैं, कुछ योजना ऐसी होती है जिसपे आजकल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी पूछ लेती है क्या आपको टैक्स में बेनिफिट चाहिए क्या, इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछती है। अगर आप बोलते हो कि नहीं टैक्स में बेनिफिट नहीं चाहिए तो वो डिडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई जिसमें टैक्स बेनिफिट एलआईसी की योजना में मिलता है तो वो डिडक्शन के रूप में हम उसको घटा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में या यूटीआई में, म्यूचुअल फंड और यूटीआई में जो पेंशन फंड होता है, हम आजकल देख रहे हैं कि सरकार ने 2004 से पेंशन देना बंद कर दिया है, तो आम आदमी अपने रिटायरमेंट के लिए पहले से व्यवस्था करके रखता है, तो वो जीवन बीमा पॉलिसी का पेंशन फंड पॉलिसी भी ले सकता है, जिसमें हमें हर साल कुछ राशि जमा करनी होती है, और जब पर्सन रिटायर होता है, जैसे ही वो रिटायर होता है उसके अगले बार से ये राशि मिलना शुरू हो जाती है, तो वो कहलाता है आपका पेंशन फंड। राष्ट्रीय आवास बैंक या सावधि जमा योजना में योगदान, अधिसूचित जमा योजना की सदस्यता, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल की जाएंगी। अधिकतम 2 बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के लिए भारत के किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान को ट्यूशन फीस का भुगतान। आप लोगों को पता है कि हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारी फ़ीस लगती है, लेकिन फ़ीस में बहुत सारी मदें होती हैं। ट्यूशन फ़ीस होती है, डेवलपमेंट फ़ीस होती है, स्पोर्ट्स फ़ीस होती है, बहुत सारी फ़ीस होती है। तो उसमें ध्यान रखना है कि जो ट्यूशन फ़ीस के नाम से जो मद सरकार ने उसको छूट में दे रखा है, तो आप अपनी फ़ीस रसीद में देख सकते हैं और अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि ये जो ट्यूशन फ़ीस है इसका भी डिडक्शन हमको 80 धारा 80 के अंतर्गत मिल सकता है। लेकिन मैक्सिमम कितने बच्चों तक, 2 बच्चों तक, 2 बच्चों तक हम ट्यूशन फीस की डिडक्शंस को ले सकते हैं। फिर इसके बाद स्टाम्प शुल्क है, पंजीकरण शुल्क, अन्य खर्चों सहित आवास ऋण का पुनर्भुगतान। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, आवास ऋण का पुनर्भुगतान, जो घर बनाया जाता है जब हम उससे किसी भी फाइनेंशियल बैंक, एसबीआई, किसी भी बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो लोन पर हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अलग उसका डिडक्शन है, और जो उसका मूलधन होता है जब हम उसको रीपे करते हैं उसका अलग डिडक्शन है। तो यहाँ पर हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा मूलधन है उसके हम पुनर्भुगतान की बात कर रहे हैं, कि हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, 1 साल में हमने 1 लाख रुपए पेमेंट कर दिया, तो जो ये इसका मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए पेमेंट किया है, उसको इसमें से घटाया जाएगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की कुछ इकाइयों की सदस्यता जो इसके अंदर आएगा। 5 साल की सावधि जमा में निवेश, 5 ईयर तक फिक्स डिपॉजिट में अगर हमने डिपॉजिट किया है तो 5 ईयर तक अगर आप डिपॉजिट करके रखते हैं और उसको बीच में कहीं पर आप निकालते नहीं हैं तो उसका भी डिडक्शन इसके अंदर मिलेगा। नाबार्ड द्वारा जारी अधिसूचित बॉन्ड की सदस्यता, 5 साल की पोस्ट ऑफिस टाइम्स डिपॉजिट में निवेश, वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं में जमा नियम 2004 के अंतर्गत। तो अब हम लोग एक छोटा सा एक चीज़ हम लोग समझ लें, अभी हम लोगों ने जो बात की है अभी हम लोग आगे भी बात करेंगे कि जो आपका डिडक्शन है, डिडक्शन हमारे पास किस किस तरीके के होने चाहिए। सबसे पहले ये जो डिडक्शन हमने करे हैं, ये डिडक्शन आपके जो बात करिए कि 5 साल की फिक्स डिपॉजिट में हो गया, एलआईसी में हो गया, जीपीएफ में हो गया, जीआईएस में हो गया, जो मकान का भुगतान किया है उसके अंदर हो गया। अब इसके अलावा इसकी एक मैक्सिमम लिमिट भी होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है उसकी 1,50,000। आप कितना भी इन्वेस्ट करें, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट पर जो आपको छूट मिलेगी वो छूट 1,50,000 रुपये तक ही मिलेगी। ये आपको
आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमें जो मैक्सिमम छूट मिलती है वो कितनी मिलती है। तो 1,50,000 रुपीज़ की छूट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमने जीपीएफ में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, हमने 1,00,000 रुपए का लोन रीपे कर दिया, साथ में 1,00,000 रुपए जीपीएफ में डाल दिए, कुछ और हमने एलआईसी की ले ली, अपने नाम से भी एलआईसी ली है, हमने अपने पेरेंट्स के नाम से भी ली है, अपने बच्चों के नाम से भी एलआईसी ले ली है, और इस तरीके से हमने 5,00,000 रुपए की एलआईसी ली है। तो 5,00,000 रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अधिकतम राशि है, अधिकतम राशि उसकी कितनी रहेगी? 1,50,000। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, आप बता सकते हैं। क्वेश्चन है कि 80C से कटौती की अनुमति किस में मिलती है? अभी जितने भी हमने डिडक्शंस के बात किए हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है जीवन बीमा प्रीमियम, चिकित्सा बीमा प्रीमियम जो आपको एलआईसी में भी ले सकते हैं, हम किसी और में भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दान की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी 80C के अंदर आपको डिडक्शंस मिलेगा, तो वो डिडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस डिडक्शन के अंदर 80C के अंदर जीवन बीमा प्रीमियम 80C के अंदर आएगा, डोनेशन इसके अंदर नहीं आएगा, चिकित्सा बीमा प्रीमियम इसके अंदर नहीं आएगा, और इसका जो आंसर है वो आपका आना चाहिए जीवन बीमा प्रीमियम। मैंने अभी आप लोगों से दान के बारे में बात नहीं की है, मैंने अभी आप लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं की है। हमने जो बात की है अभी हमने धारा 80 के अंदर बात की है, और ये जो धारा बात कर रही है ये किसके बारे में बात कर रही है? 80C के बारे में बात कर रही है। डिडक्शन जितने भी होते हैं सारी की सारी धारा 80 के अंदर आती है, लेकिन 80C के अंदर जो धारा 80C के अंदर जो डिडक्शन मिलता है वो डिडक्शन किसका मिलेगा? जीवन बीमा प्रीमियम का। अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि धारा 80C के तहत अधिकतम कटौती की अनुमति कितनी होती है। तो 80C के अंदर जो अधिकतम कटौती की जो सीमा होगी वो होगी कितनी? आप बता सकते हैं? मैंने आपको बताया था, 1 सेकंड आपके पास है। चलिए, आपने बताया कि 1,50,000 मैक्सिमम जो राशि होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1,50,000 होनी चाहिए। प्रधानमंत्री राहत कोष में दान के लिए कटौती की अनुमति कितनी होनी चाहिए? आपने सुना होगा कि जब हम किसी में डोनेशन करते हैं, डोनेशन देते हैं, तो वो जो डोनेशन की जो अमाउंट है वो मैक्सिमम अमाउंट पूरा का पूरा 100% उस पर डिडक्शन मिलता है। ये आप नोट कर सकते हैं। धारा 80 के अंदर 80C, 80CC, 80E, 80D यानी बहुत सारी इसके अंदर सब धाराएं शामिल हैं। उसी को हम इस में डिस्कस कर रहे हैं कि डिडक्शंस कौन कौन से होने होते हैं। अभी हमने बहुत सारे डिडक्शन हमने डिस्कस किए हैं, आगे हम लोग चलते हैं। तो जो आगे के डिडक्शन है, देखिए अब इसमें सारे डिडक्शन जो 80 धारा 80 के अंदर आते हैं उससे हम बात कर रहे हैं। 80C आएगा, 80C ट्रिपल सी आएगा, 80CCD आएगा। इसके अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट होना चाहिए वो 1,50,000 का नहीं होना चाहिए। तो आपको धारा याद रखनी है। 80C के अंदर जितने भी डिडक्शंस आते हैं सारे के सारे डिडक्शन धारा 80 के अंदर आते हैं, और 80 के अंदर इसकी सब धाराएं बनी हुई हैं जो हम बात कर रहे हैं 80C की। तो जो 80C है, 80C के अंदर जो डिडक्शन आएगा वो मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 की होनी चाहिए। अब 80C के बाद जो अगली धारा आती है वो होती है 80D। 80D से मेडिकल में जो हम अपना पैसा लगाते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं या इस तरह की कोई भी पॉलिसी ली जा रही है जिसमें जब एक पर्सन बीमार होता है और उसमें उसका जितना भी खर्चा होता है वो इंश्योरेंस कंपनी या जिस भी फाइनेंस कंपनी से आपने लिया है वो उसको पूरा करती है, तो वो धारा आती है 80D के अंदर। तो 80D के अंदर अगर हमने कोई पैसा लगा के रखा है तो वो जो पैसा का जो अमाउंट होना चाहिए वो अमाउंट कितना होना चाहिए? 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर राशि होगी तो वो राशि आप डिडक्शन के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको धारा याद रखनी है 80D।
इसके बाद जो नेक्स्ट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के में अगर हम डोनेशन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का फंड बना हुआ है, इसमें अगर हम डोनेशन कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर फंड में कितना भी डोनेशन किया जा सकता है, मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट नहीं है। और जितना भी आप डोनेशन करेंगे वो डोनेशन पर पूरा का पूरा 100% उस पर क्या मिलेगी, आपको छूट मिलेगी, पूरी की पूरी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो अगर हमको लगता है कि हमारी इनकम, जैसे हमने शुरू में बात करी थी न्यू रिज़ाइम की और ओल्ड रिज़ाइम की, तो ओल्ड रिज़ाइम में हमें लग रहा है कि 12 लाख रुपए तक का हमें कोई टैक्स नहीं देना है, और इसके ऊपर का जो अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट को हमें कहीं डोनेट करना है, तो आप प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में उसको डोनेट कर सकते हैं, तो आपको 100% उसमें डिडक्शन मिल जाएगा और कोई भी टैक्स उसको पे नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, धारा 80D के अंदर मैक्सिमम जो कटौती होती है वो 25,000 रुपये होनी चाहिए। धारा 80D मेडिकल से रिलेटेड है, लेकिन अगर इसमें कोई पर्सन अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स के लिए भी पॉलिसी लेता है तो ये 25,000 रुपये से की अनुमति और दी जाती है, यानी 25,000 रुपये खुद के इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए मेडिकल से रिलेटेड, और अगर हम अपने माता पिता के संबंध में भी वो पॉलिसी लेते हैं तो 25,000 रुपये की राशि इसमें और बढ़ जाएगी। और इसके साथ ही साथ अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो गई हो या 60 वर्ष से ज़्यादा हो, तो ये जो कटौती है ये 25,000 के स्थान पर 30,000 रुपये हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 80D के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। धारा 80DD चिकित्सा उपचार, प्रशिक्षण या आश्रित पुनर्वास विकलांगता व्यक्ति के लिए खर्च की गई कोई भी राशि, इसमें जो अमाउंट होगा वो मिलेगा उसको 75,000 रुपये तक का, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर गंभीर बीमारी है, गंभीर विकलांगता है, तो ये राशि और बढ़ जाएगी, यानी कि 80% से ज़्यादा वो उसको बीमारी है तो वो राशि बढ़कर 75,000 रुपये से ज़्यादा बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1,25,000 हो जाएगी। तो इसकी जो धारा लगेगी वो 80DD लगेगी। मेडिकल से रिलेटेड सारी धाराएं 80D के अंदर आनी है, लेकिन अगर किसी को गंभीर बीमारी है उससे रिलेटेड अभी हम लोगों ने बात करी तो वो धारा 80DD के अंदर आएगा। 80E के बारे में भी अभी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। 80E जो धारा है वो किसके लिए अप्लाई होती है, एजुकेशन लोन के लिए होती है। तो किसी भी व्यक्ति को धारा 80E के अंतर्गत कटौती की अनुमति है, और इस प्रयोजन के लिए लिए गए ऋण पर किसी भी ब्याज के संबंध में उसके द्वारा भुगतान किया गया पिछले वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है, और ऋण किसी वित्तीय संस्थान या अनुमति धर्मा संस्थान से लिया जाना चाहिए और इस पर भी डिडक्शन उसको मिलता है। दूसरा 80EE ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए जो कटौती निर्धारित की गई है वो 80EE के अंतर्गत आती है, और इसमें जब हम ऋण पर जो ब्याज देते हैं उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50,000 रुपये है। तो लोन हम कितना भी ले, कम या ज़्यादा जितना भी लोन ले रहे हैं, लेकिन ब्याज की जो राशि भुगतान की जा रही है वो मैक्सिमम 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 साल के अंदर। दूसरा धारा 80G राष्ट्रीय खेल निधि, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, किसी भी सीमा दान के लिए 100% कटौती के लिए इसके अंदर योग्यता है कि अगर किसी पर्सन ने राष्ट्रीय खेल निधि में, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि में या किसी भी रिलेटेड जिसपे राष्ट्रीय वर्ड लगा हो, नेशनल वर्ड लगा हो, तो इस पे जो हम डोनेशन देते हैं वो डोनेशन मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 100% अगर है तो 100% आपको पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा। अगर कोई पर्सन ने 1 लाख रुपए की राशि इस तरीके की निधि में डोनेट की है तो 1 लाख रुपए तक की राशि को उसको डिडक्शन मिलेगा। इसी तरीके से प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष में किसी भी तरीके की योग्यता की सीमा का 50% योग्य होगा। 50% का मतलब अगर उसने 1 लाख रुपए का प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष में दान दिया है तो इसका जो मैक्सिमम लिमिट होगी इसकी 50% का मतलब हुआ कि 1 लाख का 50% हुआ कितना, 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये तक इसको कटौती मिलेगी। 100% कटौती के लिए योगदान समायोजित सकल कुल आय के 10% की योग्यता सीमा के अधीन होगा। जब हम कैलकुलेशन सीखेंगे तब हम देखेंगे कि ये जो 10% की जो सीमा कैलकुलेट की जानी है वो हमें कैसे निकालना है। ऐसा ही समायोजित सकल कुल आय के 10% की योग्यता सीमा के अधीन 50% कटौती के लिए योगदान होगा। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 100% और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 50%।
जब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि 100% का यहाँ पर क्या मतलब है, जिसकी सीमा 10% तक लेनी है। 50% का क्या मतलब है, जिसका जो सीमा लेनी है वो हमें कितना लेना है, यहाँ पर भी 10% लेना है। तो ये इस तरीके के डिडक्शन हमें अपने कुल आय में से कैलकुलेट करना है। अब हम बात करेंगे 80GGA की। 80GGA की ये मैं आपको बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि जो हमारा ये धारा चल रही है वो धारा 80 चल रही है। अब 80 के अंदर उपधाराएं बहुत सारी हैं जिसमें डिडक्शन मिलता है। तो किसी की सीमा अभी हम लोगों ने बात करी, किसी में 1,50,000 है, मेडिकल के लिए 25,000 है। अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो वो 30,000 है। अगर कोई ऐसा पर्सन जिसने अपनी तो पॉलिसी ले ही रखी है, साथ में अपने पेरेंट्स के नाम की भी ले रखी है, तो उसको अतिरिक्त डोनेशन अतिरिक्त डिडक्शन जो उसको मिलेगा वो 25,000 रुपये और मिल जाएगा। इसी तरीके से ऐसे दान का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यानी साइंटिफिक के लिए होना चाहिए, जो कॉलेज या विश्वविद्यालय में दिया जाता है। तो ये ऐसा अनुसंधान जो साइंटिफिक के अंदर आ रहा है, जिसको सरकार ने साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ना इन्वॉल्व करके रखा है, उसमें कोई भी जो भुगतान किया जाता है वो धारा 80GGE के अंदर आएगा और वो भी पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगा, डिडक्शन मिलेगा। ग्रामीण विकास कार्यक्रम को मुख्य उद्देश्य के रूप में लेने के लिए किसी संघ या किसी संस्था को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित या किसी ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू करने के लिए व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए या किसी संस्था को भुगतान की गई कोई राशि अगर हम दे रहे हैं तो उसका भी डिडक्शन 80GG के अंदर आएगा। कोई भी इस तरीके का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी वैज्ञानिक अनुसंधान है, यहाँ पर ग्रामीण विकास आ रहा है। इसके पहले जब हमने बात की थी वो एजुकेशन लोन के बारे में आ रही है, लेकिन धाराएं सबकी अलग अलग लगेंगी चूंकि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं और इनकम टैक्स में हम डिडक्शंस की बात कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकी में अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान संघों विश्वविद्यालयों को भुगतान की गई कोई भी राशि, जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो महाविद्यालय होते हैं, वो सारे के सारे एजुकेशन सेंटर होते हैं। इस तरीके से जो भी कार्य किया जा रहा है उसमें अगर हमने कोई डोनेशन दिया है या उस पर खर्च की गई कोई राशि है तो वो डिडक्शन के रूप में हमको प्राप्त होगी। ऐसे अनुसंधान संघ विश्वविद्यालय कॉलेज या संस्थान को धारा 35(1) सब धारा 3 के अंतर्गत अनुमोदित किया जाना चाहिए और जो सेक्शन 80GGA के अंदर इंक्लूड होगा। डिडक्शंस, अब हम लोग जो डिडक्शन में अभी हम लोगों ने बात करी है, ये हम बात कर रहे हैं कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए योगदान के संबंध में, जो हम लोग सुनते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। तो पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई भी डोनेशन दिया जाता है तो वो डोनेशन 80GGB के अंदर उसको पूरा का पूरा डिडक्शन मिलता है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन देते हैं तो वो पूरा का पूरा 100% डिडक्शन उसका मिल जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों के में दिए गए योगदान के संबंध में भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों में जो पुस्तक लेखों की रॉयल्टी होती है, इसकी जो आय के संबंध में कटौती है वो भी डिडक्शन के रूप में घटाई जा सकती है। बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती मिलेगी। ये सारे के सारे जो डिडक्शंस हैं वो 80 के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इसके जो इसका जो धारा है वो अलग निकल कर आएगी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं एग्जाम्पशंस पर। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डिडक्शंस, एग्जम्पशंस और रिबेट पर। अभी हमने बहुत सारे डिडक्शंस देखे जो डिडक्शन आपकी धारा 80 के अंदर आते हैं, और सब धाराएं मैंने आपको उसके छोटे छोटे पॉइंट्स भी बताए थे कि 80C में क्या आ रहा है, 80D में क्या आ रहा है, 80E में क्या आ रहा है, 80GG में क्या आ रहा है, ना कि बहुत सारी धाराओं के बारे में अभी हमने बात करी। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डिडक्शंस और एग्जम्पशंस में डिफरेंस क्या होता है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जो डिडक्शंस होते हैं, डिडक्शंस टोटल इनकम में इंक्लूड होते हैं और उनको बाद में घटाया जाता है। एग्जम्पशंस वो होते हैं जो टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? डिडक्शन का मतलब जिसको टोटल इनकम में शामिल करना है और बाद में उसको घटाना है, और एग्जम्पशंस का मतलब जिसको टोटल इनकम में शामिल ही नहीं करना, तो वो कहलाएंगे एग्जम्पशंस। हम इसको हिंदी में छूट कहते हैं। आपने पढ़ा है कृषि आय, आप कितनी भी कृषि से आय प्राप्त कर लीजिए, पूरी की पूरी वो टैक्स फ्री है, पूरे की पूरी उसमें एग्जम्पशन मिलने वाला है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग फार्म हाउस में पैसा लगाते हैं, कृषि में पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे जो भी इनकम होने वाली है वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री होगी, हमें पूरी की पूरी एग्जम्पशन मिल जाएगा और वो इनकम हमारी टोटल इनकम में शामिल नहीं होगी। तो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल कृषि आय है। दूसरी बात, फर्म की कुल आय में हिस्सा।
फर्म का मतलब क्या होता है आप लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि अभी जो आप लोग हैं वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। हम जो बिजनेस करते हैं बेसिकली हम 3 पार्ट में करते हैं। पहला होता है आपका सोल ट्रेडर, जो अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। दूसरा बिजनेस होता है पार्टनरशिप, जो फर्म बनाता है। और तीसरा जो बिजनेस होता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर का होता है, जो हम कंपनी की बात करते हैं। तो जो फर्म बनती है उसमें आपको पता है जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो वो जब कोई बिजनेस क्रिएट करते हैं उस बिजनेस को हम पूरा फर्म के नाम से जानते हैं। क्योंकि फर्म एक अलग वो अपना अधिकार रखता है टैक्स देने का, इसलिए उस पर्सन को, वो पार्टनर को, उस फर्म में अगर कोई इनकम मिलती है तो वो इनकम भी टोटल इनकम में क्या मिलेगी, उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। क्योंकि फर्म की जो इनकम हुई है उस पर ऑलरेडी फर्म ने टैक्स पे करके रखा है। तो अब हम व्यक्ति की कुल आय में भी उसको जोड़ेंगे तो फिर उसको डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो फर्म से जो कुल आय में उसका हिस्सा मिल रहा है वो भी एग्जम्पशन के अंदर आता है। इसके अलावा एक और इनकम होती है HUF। ये वो कहलाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसे हमारे भारत में है कि एक मुखिया होता है, उसके साथ परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं और वो मुखिया कमाने वाला होता है, उसी को टैक्स पे करना होता है। इसी तरीके से अगर उसने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर टैक्स पे करना है तो उस कंडीशन में भी उससे जो राशि प्राप्त हो रही है, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फर्म की तरह अपना कर अलग से पे करेगा, तो उसमें जो भी पर्सन को उसमें हिस्सा मिल रहा है तो वो उसके लिए क्या मिलेगा, टैक्सेशन उस पर नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री होगा। फिर इसके अलावा कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट 64, इस तरह का कैपिटल गेन आपको याद होगा, मैंने शुरू में बताया था कि हमें 5 तरह की इनकम कैलकुलेट करनी होती है, सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, प्रोफेशन से, कैपिटल गेन से। तो कैपिटल गेन से जो हमको इनकम मिलती है उस पर अगर हमें कुछ प्राप्ति होती है तो वो भी एग्जम्पशंस के अंदर आती है। पेंशन, वीर विजेताओं को पेंशन, ऐसे पर्सन जो हमारे देश के लिए लड़ाई करते हैं और जो शहीद हो जाते हैं उनके घर वालों को जो पेंशन प्राप्त होती है वो पेंशन पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है, पूरी की पूरी इसको एग्जम्पशन मिलता है। फिर इसी तरीके से सशस्त्र बलों के परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन, वीर विजेताओं में अभी हमने बात करी कि शहीद, और इसी तरीके से अगर कोई ऐसा पर्सन जिसने देश के लिए लड़ाई करी हो और उसके परिवार को कोई पारिवारिक पेंशन मिल रही है तो वो भी पूरी की तरीके से क्या होगा, एग्जम्पशंस होगा। तो हमें यहाँ पर एग्जम्पशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला है शहरी कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर मुआवजा, ये भी छूट के अंदर आता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जो शहर है वो पहले गांव थे और गांव कट कट के ना शहर बनाए जा रहे हैं। तो जो पर्सन उस पर कृषि पहले करता था, अगर उसको कन्वर्ट शहर में किया जा रहा है, उस पर्सन को उस कृषि भूमि को शहरीकरण में बदलने में अगर कुछ पैसा मिल रहा है, क्योंकि पहले वो कृषि भूमि थी, तो उस पर जो भी उसको इनकम हो रही है वो भी एग्जम्पशंस के अंदर शामिल की जाएगी। आई थिंक, मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ पाएंगे। फिर से आप सुन लीजिए कि ऐसा आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी गांव हैं, गांव को कन्वर्ट शहरों में किया जा रहा है। तो गांव में जो बिजनेस होता है उनका बिजनेस कृषि आय मेन उनका बिजनेस होता है। कृषि भूमि को शहरीकरण में बदलने पर सरकार द्वारा अगर उनको कोई पैसा दिया जाता है कृषि भूमि को शहरीकरण में बदलने के लिए, तो उस कृषक की कृषि से संबंधित आय ही मानी जाएगी और उस पर उसको एग्जम्पशन मिलेगा। अवयस्क की आय, जो माइनर होते हैं, ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम हैं, उनको कोई आय होती है तो वो आय भी अभी टैक्स कैटेगरी के अंदर नहीं शामिल की गई है, उसको पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा, उसकी आय कर मुक्त होगी। मुआवजा, भोपाल गैस रिसाव जो आपदा आई थी उसमें कोई इनकम हो रही है तो ऐसे पर्सन जिनको इस तरीके का मुआवजा मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री होगा, यानी कि वो पूरी की पूरी एग्जम्पशंस के अंदर आएगा। टी बोर्ड या उसके माध्यम से प्राप्त सब्सिडी, जो चाय के बागान होते हैं या उससे जो सब्सिडी प्राप्त होती है, उससे जो इनकम प्राप्त होती है, वो पूरी की तरीके से एग्जम्पशंस के अंदर या छूट के अंदर मानी जाएगी। अनुसूचित जनजातियों की आय, ऐसे अनुसूचित जनजाति जिनको सरकार ने पहले से बता के रखा है कि इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, इनको अगर कोई आय प्राप्त हो रही है तो ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और सरकार ने अपने बजट में उनका मेंशन करके रखा है कि इस पर्टिकुलर जगह में रहने वाले लोगों पर किसी तरह की आय प्राप्त होने पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो हम ये उन अनुसूचित जनजातियों की आय के बारे में बात कर रहे हैं, वो पूरी की तरीके से एग्जम्पशन मिलेगी। बागवानों को मिलने वाली सब्सिडी, जो बाग हम लगाते हैं
ये भी चूंकि ये भी कृषि से संबंधित है, बड़े बड़े बाग जो लगाए जाते हैं, इसमें अगर हमको कोई इनकम मिल रही है तो वो इनकम भी एग्जम्पशन के अंदर आएगी। जीवन बीमा पर बोनस सुकन्या समृद्धि खाते से आए, धारा 10 के अंदर आती है। ऐसा कोई जीवन बीमा जो हमने अपने बच्चों के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए करके रखा है, और उस कंडीशन में उसकी जो इनकम प्राप्त होती है वो भी पूरे की पूरी एग्जम्पशंस के अंदर शामिल की जाएगी। कर छूट करों पर अब हम लोग बात कर लें थोड़ा सा कि अभी हमने सबसे पहले जो टॉपिक है, अब टॉपिक पे आ जाए पहले, कि जो हम टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक हम 3 बातों पे हम बात कर रहे हैं। पहली थी हमारी डिडक्शंस, दूसरा था हमारा एग्जम्पशंस, और तीसरा था हमारा रिबेट। जो ये रिबेट होता है, अभी हम लोग रिबेट के बारे में बात कर रहे हैं। रिबेट एक्चुअली ऐसा अलग से कोई आपको किसी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। रिबेट का मतलब होता है कि किसी कारण से आपने इनकम टैक्स पर पहले से ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है। तो जब आप ज़्यादा टैक्स पे कर देते हो, तो जो ज़्यादा टैक्स पे कर दिया गया है उस टैक्स को जब इनकम टैक्स अथॉरिटी रिफंड करती है, तो रिफंड करने का भी कोई मेथड होता है। वो जो रिफंड होता है उसी में हम इसको रिबेट ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने टोटल इनकम निकाली अपनी 10 लाख रुपए, मान लीजिए 12 लाख रुपए या 12 लाख, 13 लाख ले लेते हैं, क्योंकि अभी नया नया बजट आया है और नए नए बजट में हम बात कर रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक की इनकम जो होगी वो कर मुक्त होगी, वहाँ तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अब इसके अंदर एक 75,000 रुपये का और बेनिफिट है। अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपये हो गई, तो 12,75,000 में 75,000 रुपये का डिडक्शन भी आपको मिलने वाला है। फिर उसके बाद 12 लाख पर भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर अब इसमें हम रिबेट को कैसे डिस्कस कर सकते हैं। मान लीजिए कि 12,75,000 की जगह आपकी जो इनकम हो रही है वो हो रही है 12,80,000। तो अगर आपने बजट देखा होगा तो आप देखेंगे कि 12,75,000 पर अगर हमें इनकम होती है तो हमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ रहा है। लेकिन 12,80,000 पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें स्लैब लग जाता है कि फर्स्ट 4 लाख तक कोई इनकम नहीं लगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख पर टैक्स लगना है, 8 से 12 लाख पर अलग परसेंट से टैक्स लगना है, 12 से 16 पे अलग लगना है। इस तरीके से टैक्स रेट बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा पर्सन जिसकी इनकम 12,80,000 हो गई है, तो उसको लगने लगता है कि भाई केवल 5,000 रुपये ज़्यादा इनकम होने से मुझे जो टैक्स लग रहा है उसको टैक्स करीब 4 लाख रुपए का लगने लगेगा। तो ये वाला 5,000 रुपये हम कैसे ना करें। तो अभी हमने बहुत सारे डिडक्शन पढ़े। एक तो डिडक्शन मैंने आपको बोला था कि ऐसा डिडक्शन ले लो जो आप 5,000 रुपये किसी में डोनेट कर दो। तो जब आप 5,000 रुपये का डोनेशन दे देंगे तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 12,75,000। 75,000 रुपये का आप उसमें क्या कर देंगे, डिडक्शन घटा देंगे, और 12 लाख रुपए पर आप कोई भी टैक्स पे करने के लिए आपको, आपका दायित्व नहीं रहेगा कि आपको इस पर टैक्स देना है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या तरीका हो गया कि जो आपको इतने सारे डिडक्शन बताए हैं वो डिडक्शंस हम देख लें कि कौन से डिडक्शन लेने से हमारे ये 5,000 रुपये बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी इनकम 5,000 रुपये ज़्यादा होती है तो आपको स्लैब फॉलो करना पड़ेगा। तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि सरकार ने ऐसी भी व्यवस्था कर रखी है कि अगर किसी व्यक्ति की आय 12,80,000 रुपये हो रही है, और चूंकि हमने 12,75,000 रुपये इंक्लूडिंग 75,000 रुपये का डिडक्शन उसमें ना दे रखा है, तो 5,000 रुपये पर लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो सरकार ने कुछ रिलीफ भी उसमें दे रखी है। तो जब इस तरीके की जो इनकम एक्स्ट्रा होती है, थोड़ी सी इनकम एक्स्ट्रा होने पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगने का जो हमें लगने लगता है, अरे 5,000 रुपये की है ना इनकम में हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो उसको रिलीफ देने के लिए सरकार कुछ रिबेट देना शुरू कर देती है। तो वही जो रिबेट है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो रिबेट का मतलब आई थिंक थोड़ा बहुत आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। बाकी जब आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसी इनकम जो आपकी टोटल इनकम से थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, जिसमें आपको लग रहा है कि हमारी इनकम ज़्यादा हो गई, तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं। तो बचाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक, आप डिडक्शंस ले लीजिए, जो अभी हम लोग इतने सारे डिडक्शन धारा 80 के अंदर सीखे हैं। दूसरा,
जो 5,000 रुपये की इनकम, 10,000 रुपये की इनकम या 15,000, 20,000 रुपये की इनकम आपको ज़्यादा हो रही है, जिस पर आपको टैक्स देते डर लग रहा है, तो थोड़े और भी हमें अच्छे से रूल पढ़ने होंगे इनकम टैक्स के, जिसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि थोड़ी सी ज़्यादा इनकम में हम सरकार से रिबेट कैसे ले सकते हैं। तो सरकार ने इसकी भी व्यवस्था करके रखी है कि 5-10 हज़ार रुपये की इनकम ज़्यादा होने पर सरकार आपको रिबेट दे दे। तो वो रिबेट के बारे में हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा कि हमने लिखा है कि टैक्स रिफंड पैसा वित्तीय वर्ष के अंत में वापस दे दिया जाता है। पहले आपको लग जाएगा, लेकिन जैसे ही आप रिटर्न फाइल करेंगे तो रिटर्न फाइल करने में जो आपका टैक्स ज़्यादा कट गया है वो टैक्स आपको वापस कर दिया जाएगा। तो वही रिबेट कहलाता है। अब हम लोग कुछ बात कर लें किस किस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। हमने पूरा पढ़ लिया कि धारा 80 क्या होती है, धारा 80D क्या होती है, धारा 80E क्या होती है। तो अब देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है, कितना याद रहा है, जिसके बारे में अब हम डिस्कशन थोड़ा सा कर लें। तो एक क्वेश्चन है आपका कि इसमें से धारा 80D के अंतर्गत कौन सा आता है। तो ज़रा आप सोच कर बताइए। पहला है हमने रीपेमेंट ऑफ लोन, दूसरा है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप, फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, और इसमें से कोई नहीं। तो बहुत ज़्यादा हमने डिस्कशन किया है, बार बार हमने डिडक्शंस की बात करी है, धारा 80 की बात करी है। तो कौन सा लगता है आपको इसमें कि रीपेमेंट ऑफ लोन है, कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट है, कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, कि इसमें से कोई भी नहीं है। तो शायद आप सही बता रहे हैं क्योंकि हमने बात करी है। तो कौन सा आंसर आएगा इसका, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जो धारा किसके अंदर आएगा, डी के अंदर आएगा। और आपको याद होगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप जो डिपेंडेंट था वो धारा 80 तो था, लेकिन 80 डबल डी था। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान में धारा 80E के तहत कटौती की अनुमति कितनी दी जाएगी, 20,000, 30,000 या 40,000। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एजुकेशन लोन की बात कर रहे हैं। ऐसा एजुकेशन लोन जो बच्चे की पढ़ाई के लिए उसके पेरेंट्स ने दे रखा है, और उस पर हम कितना लोन पर ब्याज की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। लोन पे तो टैक्स कोई लगता ही नहीं है क्योंकि तो लोन है। हम उसका जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट पर हमें डिडक्शंस की बात करनी है। तो ध्यान रखना है कि हम डिडक्शंस की बात कर रहे हैं, ऐसा अमाउंट जो हमारी टोटल इनकम में जुड़ा हुआ है और उसको हम बाद में घटा रहे हैं। तो इसमें कौन सा लगता है आपको कि 20,000 है, 30,000 है या 40,000 है। या हमने अभी जो डिस्कशन किया है उसमें कोई भी अमाउंट उसके अंदर नहीं लिया है। तो ठीक है, आपको पता है कि कोई भी लिमिट नहीं है। आप कितना भी उसमें टैक्स लगाने के लिए कितना भी ब्याज आप चुका रहे हो, सारा का सारा ब्याज क्या हो जाएगा, उसमें डिडक्टेबल होगा। 100% जितना भी ब्याज की राशि है पूरी की पूरी डिडक्शन उसको मिल जाएगा। तो आज हम लोग ने बहुत सारी बात की है ऐसी कि पूरी की पूरी जो डिडक्शंस हैं, डिडक्शंस के बारे में बात की हमने, एग्जम्पशंस के बारे में बात की, रिबेट के बारे में बात की। डिडक्शन वो जो धारा 80 के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंदर सब धाराएं बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। लेकिन याद रखना है कि अभी जो सरकार ने बात करी है वो दो तरीके के टैक्स की बात कर रही है, दो तरीके की कर प्रणाली की बात कर रही है, ओल्ड टैक्स रिजाइम की और न्यू टैक्स रिजाइम की। आपको बता दिया है मैंने कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही डिडक्शंस मिलेंगे, न्यू टैक्स रिजाइम में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है कि डिडक्शंस हमें कहाँ पर लेना है। और पता चला कि हमने सारे डिडक्शंस के लिए पूरी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और जब बाद में बात आई तो हमने न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्ट कर लिया, तो आपको लगेगा कि हम डिडक्शन तो इसमें कुछ ले ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि हमें न्यू टैक्स रिजाइम को फॉलो करना है या ओल्ड टैक्स को रिजाइम को फॉलो करना है। ओल्ड टैक्स में ये सारे डिडक्शंस आपको मिलेंगे, न्यू टैक्स में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात करें एग्जम्पशन की। एग्जम्पशन में न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजाइम के बारे में कुछ भी नहीं है। एग्जम्पशंस का मतलब होता है कि जब आप कुल आय की गणना करते हो तो कुल आय में आपको वो राशि जोड़नी ही नहीं है। तो आपको इनकम तो हो रही है लेकिन कुल आय के अंदर शामिल नहीं होगी। तो जब कुल आय में ही शामिल नहीं होगी तो डिडक्शंस की बात ही नहीं आएगी। तो वो कहलाया आपका क्या, एग्जम्पशन। तीसरा है जो हम लोग बात करेंगे रिबेट के बारे में, हमने पूरी अभी डिस्कशन किया है। रिबेट या ऐसा अमाउंट जो पर्सन ने किसको दे दिया है, सरकार को पहले एडवांस में दे दिया है, किसी तरीके से गलती से दे दिया है, या छोटा नॉमिनल सा अमाउंट उसका टैक्स का ज़्यादा निकल कर आ रहा है और सरकार ने उसके लिए कोई व्यवस्था बना के रखी है, गलती से उसने एडवांस में भुगतान कर दिया है।
तो इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको रिबेट के नाम से, डिडक्शन के लिए रिबेट के नाम से घटाने की परमिशन उस व्यक्ति को देती है, तो वो आपका रिबेट कहलाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि डिडक्शंस क्या होते हैं, एग्जम्पशंस क्या होते हैं और रिबेट क्या होते हैं। एक बार आप और भी देख सकते हैं, जो आप लोग बुक पढ़ते हैं, बुक एस.सी. मेहरोत्रा की आती है, एस.पी. गोयल की आती है। दोनों ही जो बुक्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से एक और बहुत अच्छी बुक आती है जो टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के नाम से है, श्रीपाल सकलेचा की बुक है, और ये बुक भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। नई वाली जो बुक है, एक साल हम थोड़ा पीछे चलते हैं क्योंकि अभी जो बजट आया है इसकी बुक अगले साल आएगी। जो पिछले साल का बजट था उसके ऊपर ये बुक्स बेस्ड होती हैं, और जो आपका असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर जो काउंट होता है वो सारा का सारा इस बुक्स में अवेलेबल होता है कि हमें टैक्स को कैलकुलेट कैसे करना है। तो इसमें देख सकते हैं, और हमें अभी का बजट देखना है, इस बजट का प्रभाव आगे आने वाले वर्षों में कैसा पड़ने वाला है। तो हम इन लिंक का सहारा भी ले सकते हैं। इस लिंक में जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो लेटेस्ट जानकारी मिलेगी, जो हमने अभी अपने डिस्कशन में बार बार चर्चा करी है, बार बार बात करी है कि अब जो टैक्स हो गया है वो 12 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं लगना है, 12 लाख रुपए की इनकम का कोई टैक्स नहीं लगना है। उसमें मैंने आपको छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं कि अगर आपकी 2-4 हज़ार रुपये इनकम ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का इस तरीके का लेक्चर आपको, आपके और आपके पेरेंट्स के लिए, आप इसमें एक और काम कर सकते हैं। चूँकि हम लोग अभी थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, जैसे ही आप बीकॉम कर लेंगे तो बीकॉम करने के बाद आप टैक्स प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं। बिल्कुल टैक्स प्रैक्टिशनर बनने के लिए सीए बनने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने आसपास जो शॉप्स होती हैं उनमें जाके टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप ये डिडक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सरकार की नीति है वो नीति खुद बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा रही है। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप दूसरों को सलाह दे पाएंगे। तो अपने घर पे भी सलाह दीजिए, आसपास में अपना इसको व्यवसाय भी बना सकते हैं। जैसे ही आप बीकॉम कर लेंगे आप इसको व्यवसाय के रूप में आप चुन सकते हैं, वोकेशनल कोर्स के रूप में आप पढ़ ही रहे होंगे। ऐसे बच्चे, जो बच्चे कॉमर्स के नहीं हैं लेकिन साइंस और आर्ट्स के बच्चे हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आज हमने सीखी कि एग्जम्पशंस क्या हैं, डिडक्शंस क्या हैं और रिबेट क्या है। इसको आप अपने सिलेबस के लिए भी करिए और आप अपने नौकरी पेशा के लिए भी इसको प्रयोग करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, चीज़ों को आपने इतने ध्यान से सुना। नमस्कार।